नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी 10वीं कक्षा का जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा उत्साह नामक कविता पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्व अध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। किसने प्रभाव डाला? संगीत और दर्शन शास्त्र। ठीक है, और इन पर प्रभाव सबसे ज़्यादा परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने विशेष प्रभाव डाला। निराला जी की पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा रहा। आत्मीय जनों से असामयिक निधन ने उन्हें, मतलब समय से पहले, असामयिक होता है समय से पहले, निधन ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। उसके जो आत्मीय जन थे अपने नज़दीकी थे। साहित्य मोर्चे पर उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनके प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। मतलब अविस्मरण नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। निराला जी की रचनावली के 8 खंडों में उनको संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। और निराला जी जो हैं विस्तृत सरोकार के कवि रहे हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव, कैसा स्वभाव था उनका? विद्रोही, ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी युग के कवि माने गए हैं ये। तो छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। कौन से छंद का प्रयोग किया? मुक्त छंद का। ठीक है, आप बच्चे छंदों के बारे में जानते होंगे। आपने रसखान 9वीं क्लास में भी आपने छंद के बारे में आपने सवैया और कवित नामक छंद जो है वो पढ़े रसखान के द्वारा। ठीक है, और ये उत्साह भी एक छंद पर ही आधारित है जो इन्होंने कविता लिखी है। ये कविता जो है कविता और सवैया छंद पर ही आधारित है इनकी कविताएं अधिकतर। और स्टार्टिंग में जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो मुक्तक छंद से शुरू किया था। शोषित, अपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में मतलब बहुत गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। वहीं शोषक वर्ग, सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको छंद के बारे में बता देती हूँ कि छंद क्या होते हैं। तो जो जैसे सवैया छंद है, सवैया छंद एक वार्णिक छंद होता है। इसमें वर्ण के आधार पर वार्णिक होता है, वर्णिक जिसमें वर्ण होते हैं, वर्ण के आधार पर होते हैं। इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और सामान्यतः भगण और सगण की 7 या 8 बार आवृत्ति होती है। तो अब जो है हमारी कविता जो है, हम आपको सबसे पहले कि कविता जो है क्या है, उत्साह, इसके बारे में बता रहे हैं कि उत्साह कविता क्या है, फिर मैं इसकी व्याख्या कराती हूँ। सबसे पहले हम जो है कवि जो है उत्साह कविता लिखने के लिए क्यों प्रेरित है। उत्साह में, उत्साह का अर्थ होता है किसी के लिए हमें जोश में भरकर, उत्साह में भरकर उसको, तो कवि जो है ये आह्वान कर रहा है बादलों को कि बादलों के अंदर जोश है, उमंग है, उमड़ रही हैं, तो जोश में वो है। तो निराला जी जो है आह्वान कर रहे हैं, इसमें जो है ये ऐसा गीत है जो आह्वान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बादलों को संबोधित कर रहे हैं। इस गीत में क्या कर रहे हैं, निराला जी जो हैं बादलों को संबोधित कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं कि बादल जो है एक तरफ
पीड़ित और प्यासे जनों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। पानी जो है वो किसका प्रतीक है? प्यास बुझाने का प्रतीक है। तो दूसरी तरफ जो है बादल एक नई कल्पना और नए अंकुर, आपने देखा हो जैसे बीज पर पानी गिरता है तो पानी जो है वो बीज जो है अंकुरित होकर नए उस पर बन जाता है, पौधा बन जाता है। तो नए अंकुर के लिए और कुछ को क्या कर देता है? पानी विध्वंस भी कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, आपने सुना भी होगा कि कहीं बादल जो है ज़्यादा पानी बरसा देते हैं तो वहाँ बाढ़ आ जाती है, विध्वंस हो जाता है, विनाश हो जाता है। और ऐसे ही कवि बता रहा है इस कविता में कि जो है नए अंकुर के लिए विध्वंस भी है और विप्लव भी है और क्रांति भी है और चेतना भी है। तो इस चीज़ को दर्शाया है कवि ने अपनी इस कविता में। कवि जो है जीवन के व्यापक और समग्र दृष्टि से जीवन को देखता है और अपनी ललित कल्पना के द्वारा, ललित होता है सुंदर, सुंदर कल्पना के द्वारा वो क्रांति चेतना पैदा करना चाहता है। सामाजिक क्रांति और बदलाव जो है अपने समाज में, साहित्य में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो निराला जी ने नव जीवन और नूतन कविता, निराला जी जो है इसमें एक नया जीवन और एक नयापन, इस कविता के माध्यम से एक नयापन, नई कविता सृजन कर रहे हैं। और इन्होंने इस कविता में आपने देखा होगा बिजली, चमक, ये चीज़ों का भी प्रमुख उपयोग किया है। तो जो बिजली है वो एक चमक का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है, एक चाँद का प्रतीक है। और कविता में कवि ने जो है उसकी कवि की ऐसी भावना जो है लोगों के अंदर जो है एकदम से जागरूक करने के लिए, लोगों को एक प्रेरणा देने के लिए मुखरित की है। इसमें जो है कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से कविता को प्रस्तुत किया है। उत्साह, कविता का नाम है उत्साह। अच्छा, अभी बता देते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित कर रहा है। बादल निराला का प्रिय विषय रहा है। क्या कहा कवि ने? कि बादल जो है कवि का प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित और प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ बादल जो है कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। क्या कहा? ललित कल्पना, सुंदर सुंदर कल्पनाएं हैं, और क्रांति की चेतना, क्रांति, सामाजिक क्रांति या बदलाव साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका भी जो मैंने बताई आपको नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, अब दूसरी कविता है इनकी, अट नहीं रही। कविता फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है। कौन से मास की? फाल्गुन मास। फाल्गुन मास में क्या होता है कि पेड़ पौधे जो है प्रसन्न होकर नए नए पल्लव, नई नई पुष्पों से, नए नए फलों से, और उस समय का वातावरण जो है फाल्गुन मास का, और जो ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, बहुत अच्छा सुहावना मौसम होता है। और उसकी फाल्गुन मास की सर्वव्यापकता, सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है और जन मन को प्रसन्न हो हर तरफ से फाल्गुन के सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता की जो फाल्गुन की तरह सुंदर और ललित बना दिया है। किसके? कौन से मौसम की तरह? फाल्गुन मास की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया है। चलिए कविता पढ़ते हैं। क्या कहा? उत्साह। बादल गरजो। क्या कहा कवि ने? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, पाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो। अब क्या कहा? आह्वान कर रहे हैं कि बादलों गरजो और पूरे आकाश में, पूरे आकाश पर आच्छादित हो जाओ, पूरे आकाश को घेर लो, सघन हो जाओ, और बादलों धराधर लगातार जोर से, उत्साह से, उमंग से बरसो। आपने देखा होगा कि बादल जो हैं काले काले घुंघराले जैसे लगते हैं, ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले
जैसे बाल घुंघराले होते हैं तो ऐसे ही कवि ने कहा है कि किसकी तरह बताया है, काले घुंघराले बालों की तरह। और बाल कल्पना, जैसे बच्चा एक बालपन में कल्पनाएं करता है उनकी तरह पाले गए हैं, पैदा किए गए हैं। और क्या कहा कवि ने कि एक नई नव जीवन की रचना करने वाले हैं। बाल कल्पना होती है, उसमें जो है नई नई कल्पनाएं होती हैं। तो यही कवि ने बताया है कि बाल कल्पना की तरह नए नए कल्पनाएं करने वाले हैं, नव सृजन करने वाले हैं। और इस अनुपम अनुपम भी कहा है इसमें, अनुपम कल्पना, कैसी कल्पना है, अनुपम कल्पना की तरह से बनाए गए हैं। और विद्युत छवि उर्मे, हृदय में क्या है, बिजली की कड़क है, चौंध है, चमक है, उसको धारण किए हुए हो और नव जीवन को सृजन करने वाले हो। तुम अपनी व्रज छिपा, व्रज मतलब क्या होता है कि एक तार तड़ाग बिजली का, अपने कठोर पाषाण अपने हृदय में छिपाए हुए हो, नई कविता का सृजन कर रहे हो। इसमें कवि जो है अपने इस कविता के माध्यम से नया कुछ सृजन करने के लिए, नव चेतना, नया कुछ निर्माण करने की प्रेरणा दे रहा है। और क्या कह रहा है कि बादलों भर दो, क्या भर दो, नव चेतना, नई चेतना, नई क्रांति। कैसी क्रांति लाना चाहता है कि उसमें नयापन हो, नया सृजन हो, ऐसी वो लोगों के अंदर लाना चाहता है बादलों के माध्यम से। कि तुम जो है बादल गरजो, विकल विकल, व्याकुल व्याकुल, उन्मन थे मन। मन कैसे थे, अनमने से थे, उदास से थे। क्यों, क्योंकि उससे पहले कैसा वो था, परेशानी भरा था जीवन, विषमताओं से भरा था जीवन। और विश्व के निधाद के सकल जन, पूरे संसार में गर्मी से, दुखों से पूरे विश्व के लोग, सकल पूरे संपूर्ण जन लोग परेशान थे। किससे, दुखों से, दुख मतलब तप से, गर्मी से, निदाद मतलब जो गर्मी से तपा हुआ होता है। अज्ञात दिशा से आए अनंत के घन, किसी दिशा का कोई ज्ञान नहीं, सभी दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर, किसी एक दिशा को संबोधित नहीं किया कवि ने, सभी दिशाओं से कहा है कि एक दिशा पर नहीं, पूरी दिशाओं को घेर कर आ रहे हो। तप्त धरा, धरा जो है वो क्या है, तपी हुई है। और जल से फिर शीतल कर दो, अपने जल से सभी को शीतल कर दो। जो लोगों के अंदर दुख के भाव छिपे हुए हैं, लोग दुखी हैं, और जैसे ही उनको सुख और शांति का भाव मिलेगा उसी प्रकार उन्हें शीतल कर दो। इसमें कवि जो है बादलों के माध्यम से क्रांति का आह्वान कर रहा है और कह रहा है कि जैसे बिजली कड़कती है, बिजली कड़क किसका है, एक क्रांति का, बिजली का कड़कपन क्या है, क्रांति का प्रतीक है। और बादल उसमें बरस कर शीतलता देना किसका प्रतीक है, जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उन्हें जो है शीतल जल से, सुख से मुक्ति, मतलब उनसे, उन्हें दुखों से मुक्ति मिल जाती है। किससे, शीतल जल से। उनके तप्त धरा, मतलब धरा पर लोग जो हैं क्या हैं, दुखी हैं, तप्त हैं, परेशान हैं। और जो है व्यक्ति जो है बादलों के माध्यम से निराला जी जो हैं आवाहन कर रहे हैं। अब दूसरी कविता, दूसरी कविता है हमारी, अट नहीं रही है। मतलब कवि की आंखों से ओझल नहीं हो रही है, कौन सी, फाल्गुन मास की सुंदरता। क्या कहा कवि ने, इसमें जो है कवि क्या कह रहा है कि फाल्गुन की जो सौंदर्य है, फाल्गुन मास की जो सुंदरता है, वो कवि की आंखों से हट नहीं रही है। फाल्गुन की सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है, सर्वव्यापक सुंदरता चारों तरफ। जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ हमें जो है सुंदरता ही सुंदरता नज़र आती है। तो ऐसे ही कवि का मन प्रसन्न है तब तो उसे हर जगह
फाल्गुन मास की सुंदरता उल्लास से भरी नजर आ रही है। अट नहीं रही आभा फाल्गुन की, तन सट नहीं रही है। क्या कह रहा है कवि कि फाल्गुन की इतनी सुंदरता है। कौन से मास की? फाल्गुन मास की इतनी सुंदरता है कि वो कवि के तन से और मन से सटी हुई है, तो उसे चारों तरफ, हर तरफ जो है आभा, उसकी किरण नज़र आ रही है। किस चीज़ की? फाल्गुन मास के सौंदर्य की सुंदरता है और मादकता है। कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो, मतलब पूरे वातावरण में, पूरे परिवेश में फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन है। सांस लेते हैं तो सांसों में जो है किसकी सुंदर सुंदर सुगंध जा रही है? फाल्गुन मास की, क्योंकि उस समय मौसम बहुत सुंदर और सुहावना होता है। घर भर देते हो कि पूरा घर भर मतलब पूरा विश्व, पूरा संसार, पूरा जगत। उड़ते को नभ में तुम पर पर कर देते हो, कि जो पक्षी है या फिर हमारी जो है फूलों का पराग है, मादकता से भरा हुआ है, इन सब के बारे में कवि कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो सौंदर्य है हमारे फाल्गुन मास का, वो कवि के शरीर में समा नहीं पा रहा। मतलब उसकी इतना ज़्यादा वर्णन कर रहा है कवि कि बहुत ज़्यादा जो सुगंध है वो चारों तरफ फैली हुई है, और आकाश में उड़ने के लिए मतलब हर जगह पंख कर देते हो, मतलब चारों तरफ उसकी सुंदरता उड़ रही है कि उसको सुंदरता को, उसकी शोभा को, सुगंध को पंख दे दिए हैं। पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कवि क्या कह रहा है कि मैं आँख हटाना चाहता हूँ, हटाता भी हूँ तो भी नहीं हट रही है। कवि के कहने का भाव है कि फाल्गुन की हवा की मादकता धरती के कोने कोने में समाई है, अर्थात कोना कोना उससे भर गया है। किससे? फाल्गुन मास की सुगंध की सुंदरता से, उसकी मादकता से। कवि जो है प्रकृति की सुंदरता से मन को उल्लासित कर कल्पना में उड़ने को कर रहा है। सौंदर्य को निहारती आँखें इससे हटने का नहीं बन पा रही हैं, अर्थात इस सौंदर्य को कवि की आँखें लगातार निहारना चाह रही हैं। आगे कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि पेड़ों की डालियां पत्तों से लदी हुई हैं। किससे लदी हुई हैं? पत्तों से लदी हुई हैं, और नए नए पत्ते, पल्लव, नए कोमल लालिमा से, तो कैसे हैं? लाल लाल, कहीं हरे और कहीं लाल। जो नए पत्ते आते हैं, पल्लव आते हैं, वो कैसे रंग के होते हैं? लाल रंग के, और जो पुराने पत्ते होते हैं वो थोड़े से हरे होते हैं। तो नए नए जो पल्लव आ रहे हैं वो लालिमा से युक्त हैं, और डालियाँ सुंदर लग रही हैं, कहीं हरी तो कहीं लाल, कहीं फूलों से भरी हैं और कहीं वो अपनी महक बिखेर रही हैं, भीनी भीनी सुगंध से सारे वातावरण को महका रही हैं। और क्या कहा इन्होंने, कवि ने, जो भीनी भीनी सुगंध है उससे परिपूर्ण पुष्पमाल कहा है ना, मंदगंध पुष्पमाल, तो जो उसके फूल हैं उससे माला बन पड़ी है। किससे? जो मंद मंद गंध है पुष्प, उससे जो है एक जैसे माला में मोती होते हैं, तो उसी प्रकार ये एक माला सी बन गई है। जगह जगह सौंदर्य जो है वो कवि को बहुत सुंदर लग रहा है, और वह पूरी प्रकृति में समा रहा है। और उसकी शोभा, क्या कहा? पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। जो उसकी सौंदर्य है, जो उसकी सुंदरता है, जो उसकी मादकता है, वो जगह जगह भरी हुई है,
पूरा सौंदर्य जो है पूरे परिवेश में फैला हुआ है। शोभा की अधिकता के कारण वो समा नहीं रही है। मतलब कवि ने इस कविता में बहुत प्रकृति को, और प्रकृति के कौन से मास का, जो हमारे 12 मास में से एक फाल्गुन मास सबसे महत्व रखता है, तो उसका वर्णन किया है। बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदर शब्दों से उसकी प्रकृति का जो वर्णन किया है कवि ने, बहुत ही सुंदर है। फाल्गुन मास की मादकता का, सौंदर्य का, सुगंधित हवा का, जो कि कवि की आंखों से उसे ओझल नहीं करने देना चाह रहा। बहुत सुंदर कविता है, निराला की जी द्वारा लिखी गई, और बच्चों समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।